In the last session I started off with the concept formation of company. मतलब हम जब बोलते हैं there is always one word business कर रहे हैं, और बिजनेस का मतलब तो इट इज इजी. बिजनेस इज वॉट एवर. एक ठेले वाला भी बिजनेसमैन है, रिलायंस वाला भी बिजनेसमैन है, रिलायंस वाला भी आलू सब्जी बेच रहा है, आलू की मतलब आलू प्याज बेच रहा है, एंड एक ठेले वाला भी बेच रहा है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज बिजनेसेस व्हिच आर रनिंग ऑन अ लार्ज स्केल एंड अ स्मॉल स्केल? तो स्मॉल स्केल तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विच आई एम नॉट गोइंग टू राइट नाउ टेक अप. हम लोगों ने स्टार्ट किया था विद द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एज अ कंपनी. And class 11 I have already told you, आप लोग CBSE का सिलेबस देख सकते हो, which I have with me in hand. If I look into the syllabus, ये है आपका सिलेबस which says आपके पेपर के अंदर, मतलब if you look into the syllabus it would say nature and purpose, forms of business organization, right? यही दिखाई दे रहा है. एंड अगर आप इसके एक्सपेंशन पे जाओगे तो इस फॉर्म्स के अंदर आपको दिखाई देगा यहां पर कंपनी, नीचे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी स्टेजेस, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड देन चॉइस. तो ये जो फॉर्मेशन वाला जो मतलब कि लिखा हुआ है, दिस इज चैप्टर नंबर 7 इन योर बुक. अगर आप बुक को खोलोगे तो दिस इज योर बुक, ये है आपका चैप्टर नंबर 7, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी है, मोस्ट मतलब कि टाइम, इनफैक्ट आई कैन से 80% टीचर्स जो है उसको सेकेंड चैप्टर में ही ले लेते. इट इज नॉट टेकन एज अ सेपरेट चैप्टर, इट इज टेकन एज पार्ट ऑफ सेकेंड चैप्टर, जैसा आपके सिलेबस में दिखाया गया है. अंडरस्टूड? सो वी वुड बी डूइंग दिस फॉर्मेशन हियर इटसेल्फ. यानी कि अभी जब मैं सेकेंड चैप्टर आपको खत्म करवा रही हूं तो सेकेंड चैप्टर के साथ आपका 7th चैप्टर भी एड ऑन हो जाएगा. दिस इज व्हाट आई वांट टू से. तो वी had started off with this what you call as concept joint stock company. I'm re-revising it, recapitulating it very quickly, और फिर हम जाएंगे इसके नेक्स्ट पड़ाव पर. When we say the word joint stock company, which I had already introduced in my last 2 sessions, joint stock company का मतलब होता है any company any business which is made with capital, जिसको हम बोलते हैं शेयर्स. जब हम लोग अगेन मैं जब रिवाइज करवाऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी, सोल में और इनमें ऐसा हम वर्ड यूज नहीं करते हैं. बट व्हेन वी से कंपनी, हमारी कंपनी है, अगर हम ये वर्ड बोलते हैं तो इन द बिजनेस लैंग्वेज उसका मतलब होता है कि वो एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन है. जैसे हमारे पेरेंट्स हम लोगों को पैदा करते हैं, हम लोग नेचुरल हैं, वैसे वो लॉ से बना हुआ एक पर्सन है जो ना तो खा सकता है, ना पी सकता है, ना चल सकता है. तो ये लेकिन एंड इट कैन बाय प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, यानी कि कंपनी के नाम से आप मकान, जायदाद, प्लॉट, गाड़ी सब कुछ खरीद सकते. एंड
जरूरी नहीं है। अब सोल में जब हम किसी के साथ में इफ वी आर टेकिंग एनी बिजनेस डील तो सिग्नेचर हमारे होते हैं, लेकिन कंपनी में सील होता है कंपनी का, डील कंपनी कर रही है। एंड व्हेन एनी प्रॉब्लम, एनी क्रेडिटर, कोई मतलब किसी को कर्जा देना होता है, तो उस वक्त में जो कर्जदार है वो घर से सामान उठा के नहीं ले जा सकता है। द कंपनीज एसेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सनल एसेट। और जो लोग जो लोग इसको फॉर्म करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रमोटर्स, उनको हम बोलते हैं प्रमोटर्स। एंड कंपनी को हम फॉर्म करते हैं अंडर द कंपनी एक्ट 2013। पहले हमारा 1956 था, लेकिन नाउ वी आर यूजिंग 2013। तो कहीं पर भी आप लोग अकाउंट्स में या फिर आप अपने बिजनेस में यूज करते हो तो द करंट इज दिस। लेकिन एक फॉर्मेशन जो होती है कंपनी की, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, जो अभी हम पढ़ेंगे इनफैक्ट। उसमें आपके जो लीगल, अगर हम बाकी बिजनेस के बारे में बात करें, सोल प्रोप्राइट, सोल या फिर पार्टनरशिप में, उनमें आपको लीगल प्रोसीजर्स नहीं होते हैं, अगर होते हैं इजी होते हैं। whereas in a company it is too complex। बट जो लोग पैसा लगाते हैं हमारे बिजनेस में उनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। तो उनका जो नुकसान है, लायबिलिटी का मतलब होता है लॉस। अगर कंपनी को किसी वजह से लॉस होता है, उनका लॉस उतना ही है जितनी की उनके शेयर्स है, उनकी शेयर की वैल्यू है। एंड एक कंपनी एक बार लॉ में बन गई, चाहे वो कंपनी चल रही है नहीं चल रही है, उस कंपनी को जो है इट विल नॉट बी डेड अनलेस एंड अनटिल हम वाइंडिंग अप का प्रोसेस जो है वो पूरा करते हैं। यानी कि डाइल्यूशन करना होता है, हमें सारे के सारे स्टॉक को जो है वापस करना पड़ता है, शेयर होल्डर्स को उनके पैसे वापस करने पड़ते हैं, विच इज अगेन अ लॉन्ग प्रोसीजर। तो कंपनी जब तक हम उसको वाइंड अप नहीं करते हैं, वो लॉ के आंखों में वो जिंदा है। और इसके लिए हम यूज करते हैं members may come and members may go but the company goes forever। when it is a sole या फिर पार्टनरशिप होता तो जो बिजनेसमैन होता है, जो उस चीज को कर रहा है ना, वही कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में जो कंट्रोल होता है वो होता है ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हमें अपॉइंट करना पड़ता है, उसके आपके कुछ प्रोसीजर्स है, किसको आप अपॉइंट कर सकते हो, कितने फीमेल डायरेक्टर्स होने चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा, सब कुछ आपको जो है लिस्ट आउट करना पड़ता है। एंड दे आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंपनी। ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है। देन कंपनी में आज मैं शेयर होल्डर हूं, आज मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, कल नहीं हूं, तो देन हु विल बी द साइनिंग अथॉरिटी। कंपनी खुद तो साइन नहीं कर सकती है, तो वी फिक्स द अथॉरिटीज। लेकिन कंपनी की एक सील बनती है जिसको हम कहते हैं ठप्पा, वो बनती है। एंड देन वी साइन फॉर। जैसे अगर मुझे मतलब मान लो मेरी एक इंडस्ट्री है, तो आई विल बी साइनिंग फॉर, बिकॉज आई एम नॉट द कंपनी, मैं उस कंपनी के लिए कर रही हूं। एंड द रिस्क इज शेयर्ड बाय ऑल द शेयर होल्डर्स जिन्होंने उसमें पैसा लगाया है। तो एक कंपनी के लिए जब हम कंपनी को फॉर्म करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा होता है शेयर होल्डर्स का रिस्क उतना ही है जितना उनके पास शेयर्स है। देन अगर मुझे नहीं चाहिए, आई कैन सेल आउट माई शेयर्स। मैं अब इस कंपनी को नहीं चलाना चाहती हूँ, आई कैन सेल आउट द शेयर्स। मेरे पास मतलब कि अकॉर्डिंग टू द लॉ, जिसके पास
51% होता है वो मालिकाना हक रखता है। तो इफ आई डोंट वांट, आई कैन सेल आउट माय शेयर्स, I can replace myself with my son, with my daughter, anyone, which is not possible in other one. Then it exists. कोई भी मेंबर की डेथ हुई, सारे के सारे मेंबर्स भी मर गए, then also the company will not die because it has to be liquidated as per the provisions of Company Act. पूरा प्रोसीजर जाता है। बाकी बिजनेस को जब हम एक्सपैंड करते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारे पास पैसा कम होता है, हमारे पास एक्सपर्ट्स कम होते हैं। लेकिन कंपनी को एक्सपैंड करना और चलाना थोड़ा आसान होता है, बिकॉज जो मैनेजमेंट होती है, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो लोग हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, वो उस फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड हमने पढ़ा था कंपनी को बनाना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ, मतलब अगर हम इस लेवल पर देखें तो भाई इतनी फॉर्मेलिटीज, देन एवरी कंपनी वेदर इट इज, मतलब कि पब्लिक कंपनी को तो स्पेसिफिकली कभी कभी ये डिपेंड करता है कि वो लोग अपने रिजल्ट्स को कैसे देते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली। अपने रिजल्ट्स को, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को रजिस्ट्रार एंड पेपर में पब्लिश करना पड़ता है। they have to show their results to each and every shareholder, उसके पास एक शेयर हो या 1 लाख। बिकॉज सोल में क्या है, वी आर वर्किंग डायरेक्टली विद एवरीवन। मेरे पास अपना अपनी छोटी सी कंपनी है, मतलब छोटा सा अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आई एम हैविंग अ डायरेक्ट इंटरेक्शन। इन अ कंपनी वी हैव अ हियरार्की, सबसे ऊपर आपके वाइस, मतलब कि प्रेसिडेंट, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट, उसके नीचे आपके रीजनल मैनेजर्स, उसके नीचे आपके जनरल मैनेजर्स, उसके नीचे आपके मैनेजर्स, उसके नीचे आपके एम्प्लॉयज करके आते हैं। सो देर इज ऑलवेज एन इम्पर्सनल एनवायरनमेंट, बिकॉज आपके नंबर ऑफ पीपल वर्किंग बहुत ज्यादा होते हैं। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हमारे अब ऊपर जो है उनको नहीं पता है कि व्हाट इज हैपनिंग एट द बॉटम। There is no personal contact. Then formation or running requires numerous regulations. And because as I told you, हमारा एक in our 12th standard आप लोग पढ़ोगे, we have a channel what we call as scalar chain. कोई भी डिसीजन लेना हो तो आप अपने लेवल पर अपने आप नहीं ले सकते हो। सेकेंडली, कोई भी कंपनी के लिए कुछ फायदा है, कोई अपॉर्चुनिटी है, एंड यू वांट टू टेक अ डिसीजन, दैट कैन नॉट बी। पूरा आपका पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग आएगी, मीटिंग के अंदर इट वुड बी कन्वेड, देन आपकी वोटिंग होगी, एंड देन इट वुड बी कन्वेड टू द लोअर लेवल, विच टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। देन ये आपके पेपर में आता है, इसीलिए आई हैड इवन गिवन इट ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। मतलब वोटिंग तो सबके पास होता है, लेकिन डिसीजन पावर्स हमारे कुछ लोगों के पास ही होता है, उसको हम बोलते हैं ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। एंड ऑफ कोर्स जब आप कंपनी में काम करोगे तो आप कहोगे भाई सैलरी चाहिए, इन्वेस्टर कहेगा मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट पे पैसा चाहिए, जो कंपनी के ओनर्स हैं वो चाहेंगे कि उनका जो वेल्थ है वो that should increase. So there is always something what we call as conflict in interest. So these are the positive and negative points. आपके पेपर के अंदर 90% यू डोंट नॉर्मली फीचर्स नहीं आते, वो सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आते हैं, ओलिगार्चिक वाला एक आता है विच हैज बीन रिपीटेड। दिस इज बिकॉज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट आपके टाइप्स ऑफ कंपनी है, देन आपके जो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है, सो यू आर हैविंग नंबर ऑफ क्वेश्चन। सो नॉर्मली ये वाला जो पोर्शन है इसको आप थोड़ा सा यू कैन स्किप ऑफ, बट ऑफ कोर्स यू हैव द अदर थिंग्स नाउ। अब हमने बोला कंपनी, तो कंपनी कौन सी होती है?
व्हाट इज कंपनी? इफ टुमारो एज अ क्लास 11th स्टूडेंट आपको थोड़े टाइम बाद लगता है कि भाई मुझे भी बिजनेस करना है, अभी तक आपने सोल भी देख लिया, आपने पार्टनरशिप भी देख लिया, आपने जॉइंट हिंदू फैमिली भी देख लिया, अब आप चाहते हो कि आप भी बिजनेस करो एंड आपका मन है कि यू शुड गो फॉर अ फॉर्मेशन जहां आप एक कंपनी फॉर्म करो। व्हाट इज दैट? कंपनी हमारे जो है दो होते हैं, वैसे तो तीन है, अब तो तीसरा भी है विच यू विल रीड लेटर। ओपीसी। ओपीसी का मतलब होता है आपका वन पर्सन कंपनी, बट ऑन अ लार्जर एक्सटेंट हमारे सिर्फ दो ही है, वन इज प्राइवेट कंपनी एंड अनदर वन इज पब्लिक कंपनी। क्लास 11 काइंडली डू नॉट कंफ्यूज पब्लिक कंपनी विथ पब्लिक सेक्टर। मैं दोबारा बोल रही हूँ, डू नॉट कंफ्यूज पब्लिक कंपनी विथ पब्लिक सेक्टर, क्योंकि पब्लिक सेक्टर आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। पब्लिक कंपनी का मतलब है जिसमें कॉमन मैन पैसा शेयर होल्डर की तरह लगाता है, एंड प्राइवेट कंपनी होती है जहां जो मेंबर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो फर्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द न्यू जॉइनीज आई वुड रिक्वेस्ट यू वन थिंग, जब भी 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर से 12th स्टैंडर्ड के एंड चैप्टर तक आपके पेपर में कभी भी डिफरेंस आ गया, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए, डिफरेंस बिटवीन सोल एंड पार्टनरशिप, डिफरेंस बिटवीन, कहीं पर भी आएगा तो दिस इज मैंडेटरी दैट आपको उसके बेस को लिखना है, फिर आप डिफरेंस लिखोगे। इट इज कंपल्सरी, अदरवाइज यू वुड नॉट बी गिवन द मार्क्स। तो पहला हमारा है प्राइवेट कंपनी, मतलब फर्स्ट थिंग विच यू हैव, प्राइवेट कंपनी है जहां फर्स्ट, जब आप शेयर्स खरीद रहे हो, शेयर्स लगा रहे हो, तो ट्रांसफर करने का आपके जो रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, देर आर सम रेस्ट्रिक्शंस। सेकेंड इज, एक प्राइवेट कंपनी अगर आपने फॉर्म करना है, बिकॉज आप नए नए हो, यू डोंट वांट टू एंटर इनटू द बिजनेस, अभी आप ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते हो, तो मिनिमम आपके पास दो एंड मैक्सिमम सिर्फ 200 हो सकता है। दिस इज एन MCQ क्वेश्चन, दिस इज एन MCQ क्वेश्चन विच यू कैन एक्सपेक्ट। मिनिमम दो मेंबर्स, और मेंबर्स मतलब आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आएंगे, डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट सिक्योरिटीज, मतलब उसका जो है लिमिटेड उसके वो एरिया है जहां पर इट कैन आस्क द पीपल टू इन्वेस्ट। इट इज नेसेसरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अगर आपकी कंपनी का नाम से SP सिक्योरिटीज है, तो SP सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, ये वर्ड उनको यूज करना पड़ता है अपने हेडिंग्स में, अपने कम्युनिकेशन में, हर जगह पर। दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ MCQ। It's, if a private company contravenes any of the aforesaid provision, it ceases to be a private and loses all the exemptions and privileges to which it is entitled, क्योंकि उनको कुछ हेल्प मिलती है, क्योंकि वो छोटा होता है, उसमें मेंबर आपके 200 ही है। तो अगर वो इनमें से किसी को भी तोड़ देती है, कंट्रावेंस मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करती है, तो देन इट विल नॉट बी एलिजिबल। नाउ क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं? व्हाट आर द प्रिविलेजेस?
The very fastest it can be formed by only 2 members. जबकि अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी है, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगाना, वहां आपको 7 मेंबर्स दिखाने पड़ेंगे, दोज हु आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं. देन there is no need to issue prospectus as public is not. Now you might be understand कि आप सोचोगे what is prospectus. आपने अगर इफ यू आर फॉलोइंग और अगर नहीं फॉलो करते तो फॉलो करना शुरू कर दो. किसी भी कंपनी को अगर पैसा पब्लिक से लेना है, उस दिन आप लोगों को मैंने ये सिखाया भी था. से आई हैव अ कंपनी एंड आई वांट माय पब्लिक टू इन्वेस्ट इन माय कंपनी. तो क्या करूंगी मैं? आई विल बी इश्यूइंग, मैंने आफ्टर द प्रोसीजर, सारे प्रोसीजर पूरे करने के बाद आई विल बी इश्यूइंग एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, जिसमें मेरी कंपनी की शेयर की वैल्यू होगी. देन कितना, मतलब कि आई वांट पीपल टू इन्वेस्ट, वो होगा, मेरी कंपनी के डिटेल्स होंगे, एंड देन मेरी शेयर की जो एक शेयर की वैल्यू है वो मिनिमम कितना खरीदना है, वो किस बैंक के थ्रू खरीदना है, वो दैट आर कॉल्ड, दैट ऑल द, मतलब की जो चीज है उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस. लेकिन हमें प्राइवेट कंपनी में प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो मेंबर्स हैं वो हमारे नोन टू पीपल ही होते हैं. दे आर नॉट इनवाइटेड फ्रॉम द पब्लिक. अलॉटमेंट, और दिस कैन बी डन इवन थ्रू द स्टॉक, मतलब कि जो आपके स्पेसिफिक प्लेसमेंट एजेंसीज होते हैं उनके थ्रू भी हम जो है कंपनी में पैसा लगवा सकते हैं. Whereas for the public company there are so many other ways जिसके थ्रू लोग पैसा लगाते हैं. Second, third, allotment of shares can be done without receiving the minimum subscription. Now what is the minimum subscription? इन अ पब्लिक कंपनी हमारा जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है वो होता है 90%. यानी कि अगर मुझे 1 करोड़ रुपीस चाहिए फ्रॉम द पब्लिक, इफ आई नीड 1 करोड़ फ्रॉम द पब्लिक, देन मेरे पास जो एप्लीकेशन है दैट शुड बी फॉर मिनिमम फॉर 90 lakhs. देन ओनली सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मुझे अलाउ करेगा टू इश्यू द शेयर्स. लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता है. अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन स्टार्ट द बिजनेस एज सून एज इट रिसीव्स द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ये सब अभी हम पढ़ेंगे. when we are talking about a public company, तो उनको जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब है लॉ के आंखों के सामने आपकी कंपनी पैदा हो गई. इन द आईज ऑफ द लॉ द कंपनी इज बॉर्न. ये मतलब दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बर्थ सर्टिफिकेट. whereas for a public company you also need certificate of commencement of business. A private company needs to have only 2 directors, minimum 2 members, 2 directors, against minimum of 3 in case of public. However, the maximum is 15. A private company is not required to keep an index of members, while the same is necessary for public company. जो 15 members हैं उनकी पूरी details. A public company means a company which is not a private, which has minimum 7 members and no limit on maximum, that is kitne shareholders hai. How many shareholders are there in Adani? How many are there in Reliance? How many are there in HP or HCL? Do you know? No. There is no restrictions on transfer of securities. कभी भी आप बेचो खरीदो, और एक्स्ट्रा आपको इफ यू वांट टू आपको एक्सपैंड करना है तो आप दोबारा से पब्लिक से पैसा ले सकते हो. इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज. यानी कि इट कैन इश्यू अ प्रोस्पेक्टस, इट कैन गो फॉर ई प्रोस्पेक्टस,
it can have the placement agencies, it can have different kinds of agencies जिनके थ्रू वो पब्लिक से पैसा ले सकता है. A private company which is a subsidiary of a public company, यानी कि वो उसका ही मतलब सबसेट है, उसको भी हम पब्लिक कंपनी ही मानेंगे क्योंकि वो उसका सबसेट है. तो सारे रूल्स जो मेजर कंपनी पर है वही प्राइवेट कंपनी पर भी लागू होगा. दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन. सो इन अनदर वर्ड, जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर वी वुड बी हैविंग थ्री काइंड्स ऑफ कंपनी. वन इज ओपीसी, सेकंड इज प्राइवेट लिमिटेड एंड सेकंड इज पब्लिक कंपनी. प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज यानी कि जहां आपके मिनिमम डायरेक्टर्स जो हैं वो मिनिमम मेंबर्स आपके 2 एंड मैक्सिमम 200. Whereas for the public company it is 7 and unlimited numbers. कितने आपके शेयर होल्डर्स होंगे you don't know. The minimum directors that you require again is 2. Here it is 3. जो आपके मेंबर्स हैं उनकी पूरी डिटेल्स रहनी पब्लिक में जरूरी होती है बिकॉज यू आर इनवाइटिंग द पब्लिक टू, उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है. Whereas for a private company it is not. शेयर्स आप कभी भी खरीदो कभी भी बेचो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन. बट इन द प्राइवेट कंपनी देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, हाउ, व्हेन, वेयर, सब कुछ है. देन इनविटेशन टू द पब्लिक प्राइवेट कंपनी तो कर ही नहीं सकता. whereas for the public company it is of course. so this is how first हमारा जो पड़ाव है वो ये है कि अगर हम लोग कंपनी बोलते हैं तो कंपनी हमारे किस तरीके के होते हैं. यानी कि इफ यू टुमारो if you want to open a business where you want the public where you want that it should be a company. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे कि why do we require a company? Why not any sole proprietorship? Why not any other? तो उसके पीछे का रीजन होता है कि कंपनी जब आप बनाते हो ना तो वो उसको बहुत सारे फायदे होते हैं. जो हमने फीचर्स और मेरिट्स पढ़े थे ना वो हमारे बहुत सारे फायदे होते. मीन्स इफ यू आर होल्डिंग अ कंपनी, अगर आपकी कंपनी है तो सबसे पहला आपको जो फायदा मिलेगा एक ये कि आपकी कंपनी आपसे अलग है. कंपनी में इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो कंपनी का जो लॉयर है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. कॉर्पोरेट लॉयर्स जो हैं दे विल गो फॉर दैट, नॉट द पर्सन हु इज होल्डिंग इट. वेयर इन अ सोल, अगर हम सोल कहते हैं या फिर अगर हम लोग कहते हैं कि भाई हमारा पार्टनरशिप है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल. अगर लॉस होगा तो मे बी वी हैव टू इवन सेल आउट अवर पर्सनल एसेट्स. कंपनी में इट इज अ लीगल आर्टिफिशियल पर्सन. तो जब आपको रिसोर्सेस चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको जो है हेल्प चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट तो कंपनीज को ज्यादा मिलता. दैट इज द वन. नाउ दिस इज द टाइप ऑफ कंपनी विच आई टोल्ड यू, ओपीसी, प्राइवेट एंड पब्लिक. एंड ये हमारा जो है स्टेजेस है. Before I started with the NCERT, I am explaining you with the notes, with my written notes. जब आप कंपनी बोलते हो चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो या प्राइवेट, मतलब कि पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, आपके कुछ स्टेजेस होते हैं. उसको कॉर्पोरेट का मतलब है उसको एक शेप देना. इन द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपके दो स्टेजेस जाते हैं, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन वाले. वेरएस जो आपका पब्लिक कंपनी होगा उसमें कैपिटल सब्सक्रिप्शन वाला स्टेज भी जाएगा क्योंकि उसमें आप कॉमन पीपल से पैसा मांगने वाले हैं. तो जो पहले दो हैं वो प्राइवेट कंपनी के लिए ही जाते हैं, जो तीन है वो तीनों जो है पब्लिक कंपनी को जाते हैं. द वेरी फास्टेस्ट जो लोग, अब मान लो कि हम लोग मिलकर कंपनी चलाना चाहते हैं, इट्स एन एग्जाम्पल, हम लोगों को बोला जाएगा प्रमोटर्स.
दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, मतलब कि फ्रॉम द बुक। प्रमोटर्स वो होते हैं जो बिजनेस को आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ द बिजनेस कैन बी अ सोल प्रोप्राइटरशिप, और उसको फिर बाद में हम उसको एक कंपनी का फॉर्म देते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधा कंपनी शो करे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। बट जिसने उस बिजनेस को आइडेंटिफाई किया है या उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहता है, उनको लगता है कि इसमें दे कैन मेक द प्रॉफिट, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम स्टार्ट किए हैं, इसमें हम पैसा लगाकर वी कैन एक्सपैंड, तो वो होते हैं प्रमोटर्स। नाउ फर्स्ट उनका काम होता है उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। दैट कैन बी डिफरेंट, कोई नई चीज आई है, आप उसको अपने कंट्री में लाना चाहते हो, गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीम निकाली है, आप उसके अंडर, जैसे आजकल स्टार्टअप स्कीम्स है, बट स्टार्टअप स्कीम्स के अंदर वी डोंट एक्चुअली इनकॉर्पोरेट द कंपनीज, लेकिन जो स्टार्टअप स्कीम, ऐसे आपको कोई गवर्नमेंट जो है कुछ दे रहा है, गवर्नमेंट कहता है कि अगर आप आईटी इंडस्ट्री में पैसा लगाओगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी, या फिर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में, आने वाले 10 साल में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, इस पर्टिकुलर सर्विस का बहुत स्कोप है, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मतलब आने वाले टाइम में इसमें जो है स्कोप है। जैसे लोगों का मानना था 10 years बैक, आई एम टॉकिंग 10 years बैक, भाई जिम में पैसा लगाओ, जिम में बहुत पैसा है, क्योंकि आने वाले टाइम में लोग जिम जाना पसंद करेंगे, वही हो रहा है। आने वाले टाइम में व्हाट यू फील कि आने वाले टाइम में विच इज गोइंग टू बी वेरी फ्यूचरिस्टिक, देन सिर्फ ये सोचने से नहीं होगा, यू हैव टू गो फॉर द फीजिबिलिटी स्टडीज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीजिबिलिटी स्टडी? आपका इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है, ये आपके 1 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे। आई रिपीट, दिस विल बी 1 1 मार्कर क्वेश्चन। यानी इकोनॉमिक का मतलब होता है क्या जितना पैसा हम लगा के, whether it is going to be profitable. I'll give you one example of this. जब मेरा वहां पर, हमारा इंस्टीट्यूट था वहां पर, तो जो हमारी जगह थी एकदम उसके साथ में जो जगह थी, वो तो बाद में मेरी मम्मा ने खरीद लिया था, तो उधर एक हमने किसी को दे रखा था ऑन रेंट। आई टेल यू, अब उन्होंने जो है, मतलब कि दे टोल्ड, उनका जो बेटा था ही वाज इन, मतलब वो मतलब कि देवर, उनका कुछ तो बिजनेस था ईरान या मतलब पर्शिया में, और कुछ यहाँ पर था। तो व्हाट दे डिड इज, मतलब ही वाज अ यंग बॉय, उसने जो है कुछ एक स्पेसिफिक, आई डोंट नो, बट उसको कुछ कप कहते थे टॉयलेट का, वो मैन्युफैक्चर करते थे, और उनका मानना था कि उसका जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा होगा। लकीली मैं उस एक दिन, मतलब कि आई वाज टीचिंग द दिस बिजनेस स्टडी, तो ही केम टू मी एंड ही आस्क्ड कि डू यू टीच बिजनेस, तो ही सेड कि मेरा तो बिजनेस चल ही नहीं रहा। तो आई टोल्ड हिम, डिड यू गो फॉर द फीजिबिलिटी स्टडी? तो फीजिबिलिटी होता बच्चा, आपको ये देखना होता है, बिजनेस बहुत सारे होंगे, लेकिन वेदर इट इज गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल, क्या आप उसको टेक्नोलॉजिकली यहाँ पर उसी दाम में बना सकते हो जिससे कि आप प्रॉफिट को प्रॉपरली करो, वेदर इंडिया का या जिस स्टेट में आप रहते हो वहां का लीगल फॉर्मेलिटीज आपको परमिट करता है, आपको ये फीजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स लाइक इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजिकल जो भी टेक्निकल फील्ड्स हैं वो, कॉस्ट अकाउंटेंट, इन सबको लेकर आपको जो है फीजिबिलिटी को पढ़ना पड़ता है। बिजनेस कैन नॉट बी, यू कैन नॉट जस्ट जंप इनटू अ बिजनेस क्योंकि आपको लगा कि उसमें अपॉर्चुनिटी है, आपको उसकी फीजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ती है लॉन्ग टर्म में। सो एज आई एम टेलिंग यू द एग्जांपल, तो उसने मुझे दिखाया, देन आई टोल्ड दैट कि इंडिया के अंदर जहां वी आर यूजिंग, हमारे यहाँ का जो सिस्टम ऑफ मतलब की जो वॉशरूम है वो अलग है, तो ये तो यहाँ फीजिबल है ही नहीं। तो देन ही सेड नो, आई ट्राई टू डू दिस, आई ट्राई टू डू दिस, ठीक है। Then after 3 or 4 months, he had to shut down his business. The reason is
certain things cannot work in every environment, certain things cannot work in, हमारे यहाँ पर जब मैकडोनाल्ड आया था, मैकडी मतलब, तो मैकडी जब यहाँ आया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, दैट यहाँ पर उन्होंने वो सारे मेनू जो है वो ऑपरेट किए जो हमारे यहाँ नहीं होता, मतलब इन इंडिया नॉन वेजिटेरियन इज देयर, बट वी डोंट गो फॉर द बीफ एंड ऑल। तो वो लेकर आए थे वो वाला जो कि आपके दूसरे कंट्रीज में होता है। तो व्हेन दे केम ओवर, यहाँ पर दे हैड टू शट देयर ऑपरेशंस विद इन अ शॉर्ट स्पैन। गवर्नमेंट ने भी उन पर बैन लगा दिया, क्योंकि उन्होंने जो है बिना फीजिबिलिटी स्टडी के उन्होंने जो है ओपन कर दिया था, एंड बाद में उन्होंने यहाँ की फीजिबिलिटी को पढ़ा, उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, किस तरीके का फूड पसंद करते हैं, एंड देन दे रीवैम्प्ड देयर मेनू, उन्होंने अपने मेनू को पूरा चेंज किया। अगर आप देखोगे तो हमारे मेनूज में आपने देखा होगा आलू टिक्की बर्गर ऐसे वाले जो मतलब कि फ्रेंच फ्राइज जो है वो होते हैं। इफ यू गो टू एनी अदर कंट्री दे वुड बी हैविंग डिफरेंट। फिर उन्होंने उस फीजिबिलिटी स्टडी को किया एंड देन दे केम अप। So we have to understand the feasibility, whether it will be sold in the market, whether it would be profitable, whether technologically can be produced. Then ये तो आपने अपने एंड पे कर दिया। अब आपको अपना कंपनी का नाम, आपको अपनी कंपनी का नाम सोचना है। ये पेपर का क्वेश्चन है, आपको 3 नाम सोच कर रखना पड़ेगा। you need to have 3 names। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि किसी और ने भी वो नेम ले रखा हो। यू नीड टू सेंड दिस नेम टू द रजिस्ट्रार, आपको रजिस्ट्रार के पास भेजना पड़ेगा अपना, एंड देन आपका नेम अप्रूव होगा। फिर आप अपने, मैंने बताया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपको सिग्नेटरी अथॉरिटीज पिक्चर फिक्स करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जिनको हम बोलते हैं MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। MOA होता है आपकी कंपनी क्यों एस्टैब्लिश हो रही है, what is its relationship with the outsiders, एंड AOA होता है कंपनी के जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, उनका मतलब कि उनको उनकी ड्राइंग उनसे रिलेटेड वो आपका AOA। देन यू हैव टू अपॉइंट पीपल लाइक प्रोफेशनल्स, मतलब ऑडिटर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, एंड अपने सारे डॉक्यूमेंट्स करने पड़े। अब आपने डॉक्यूमेंट्स कर दिए, ये आपका इनकॉर्पोरेटर का काम था, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिए। अब आपको ये डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे रजिस्ट्रार के पास अलोंग विद द नेम अप्रूवल स्लिप। जो भी आपकी फीस होगी, नाउ फीस विल डिपेंड ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस, काइंड ऑफ बिजनेस। फिर आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? आपकी कंपनी लॉ के आंखों में पैदा हो गई, इट इज नाउ बॉर्न, बधाई हो। बट दिस इज ओनली फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की वो अब अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है इन द नेम ऑफ दैट कंपनी, वो उस कंपनी के नाम से अब अपने बिजनेस को कर सकती है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, विच इज applicable only to the public company,
प्राइवेट कंपनी तो इनकॉर्पोरेट करते ही कर सकती है, उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी को और एक प्रोसीजर में जाना पड़ता है। जब उसको वो मिल जाता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी कि अब आप इस नाम से अपने बिजनेस को कमेंस कर सकते हो, तभी वो कर सकती है। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज योर बर्थ सर्टिफिकेट, राइट। अब आपके पास, आपने रजिस्ट्रार को दिया 7 मई, और रजिस्ट्रार ने आपको 10 तारीख को वापस किया, लेकिन उसमें सिग्नेचर 8 तारीख को है, तो आपकी कंपनी 8 से मानी जाए। आपके हाथ में सर्टिफिकेट 10 तारीख को आया था, लेकिन आपकी कंपनी 8 तारीख से पैदा हो चुकी है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा ही मतलब कि रिपीटेड क्वेश्चन है। आपकी कंपनी में आपके चाचा थे, ये आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, मेरा नहीं है। उन्होंने जो है आपके सिग्नेचर के साथ कुछ लफड़ा कर दिया। अब आप जाकर कैन यू आज द रजिस्ट्रार के आप इसको हटा दो, तो नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे उन्होंने कुछ भी गड़बड़ किया हो, आपके झूठे सिग्नेचर भी करे हो, द इनकॉर्पोरेशन विल रिमेन इनकॉर्पोरेशन। your exams when you are having the questions, what happens is most of the time आपको जो है एक मतलब कि प्रमोशन के सारे देने बोलेंगे, या फिर इनकॉर्पोरेशन के सारे स्टेजेस बताएं बोलेंगे, या फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन। these are three different in the book when we study, they are all together, लेकिन हम इसको स्टेजेस के अंदर लेकर आते हैं। एंड इन योर क्वेश्चन यू मे बी कि ये कौन सा स्टेज है और इसके अंदर हमें क्या करना। So the very first stage was promotion where you have promoted, and जो लोग इसको owners, जो actual में idea को conceive कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं promoters. They are the one who think about that idea, who take that opportunity, who go for the feasibility studies, यानी कि economically, technically, हमारे इसमें तो socially भी देखना पड़ता है whether it is acceptable. Then you think of a name. नॉर्मली वी हैव 3 नेम्स, एंड देन हम उसको अप्रूव के लिए भेजते हैं। देन वी हैव टू फिक्स अप द सिग्नेचरी, व्हाट यू कॉल एज अथॉरिटीज, प्रोफेशनल्स। देन हमारा जो है एक व्हाट यू कॉल एज डॉक्यूमेंट्स। ये हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दैट इज एओए, एमओए, इन सबको लेकर हम रजिस्ट्रार को फाइल कर देते हैं। वी पे द फीस, and once we have paid the fees, then we would be getting, अगर हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, पब्लिक में भी मिल जाएगा, बट वी कैन नॉट कमेंस द बिजनेस इन पब्लिक, वी कैन कमेंस इन प्राइवेट लिमिटेड। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज नथिंग बट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ योर कंपनी। द नेक्स्ट इज द कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन वाला जो है, दैट वुड बी ओनली अप्लाई टू द पब्लिक कंपनी वेयर यू नीड टू टेक द सेबीज अप्रूवल। उसके बड़े सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। पहले आपकी पूरे स्टॉक की, मतलब कि दे टेक अप ऑल द थिंग्स, पूरे आपके जो भी आपके पहले 2 स्टेजेस हुए उनको पूरा स्क्रूटिनाइज किया जाता है। देन दे गिव यू द अप्रूवल। अगर आपने मतलब कि यू वांट टू दिस अमाउंट, तो वो बताएंगे आप कितना ले सकते हो, पहले पढ़ाओ में कितना ले सकते हो। then you have to go for the filing of the prospectus, यानी कि issuing the prospectus। कई बार हमको in lieu of prospectus, अभी पढ़ोगे आप लोग, prospectus की जगह पर we can also go for मतलब उसके सबसेट्स में भी जा सकते हैं। then you have to appoint the bankers, यानी कि आपकी कंपनी के उस पर्टिकुलर थिंग को कौन सा बैंक डील करने वाला है। ब्रोकर्स इफ नीडेड, underwriters, यानी कि those who can buy the shares if it is not sold in the market।
देन द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इसके अंदर आपका ये भी होता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं जब हम उनको अपॉइंट करते हैं तो देर आर सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज कि आप डायरेक्टर्स किसको बना सकते हो, देयर शुड बी सम मिनिमम कैपिटल सब्सक्रिप्शन ऑफ द डायरेक्टर, तब हम उसको जो है मतलब इफ ही और शी इज अग्रीइंग उसके बाद हम उसको देते हैं। देन वंस इट इज डन, इसके बाद आपको जाना पड़ता है अपने स्टॉक एक्सचेंज में जहां आपको अप्लाई करना पड़ता है। And then once you have done, then you need to go for the allotment of the shares. And that would be according to the minimum subscription, which is 90%. If you are not getting the application for that, then you are not allowed to issue the allot the shares. But agar hai, so then you can allot the shares, but you have to give the notice to the concerned stock exchange. That depends आप कहाँ पर अपने आप को list करना चाहते हो. Once listed, then everything is easy. For the OPC, that is one person company, we don't have all these stages. OPC जो है, that is nothing, but it has been added in our, हमारा जो अभी नया स्टार्ट हुआ है उसके अंदर उन्होंने ऐड किया है कि अगर हम मान लो किसी का सोल प्रोप्राइटर है, बट सोल प्रोप्राइटर में वी डोंट गेट ऑल द बेनिफिट्स, all the privileges. So if the person wants to incorporate it into a company, तो then एक मतलब कि अकॉर्डिंग टू द न्यू एक्ट, हमारा जो कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो नया है उसमें वी हैव बीन गिवन दिस व्हाट वी कॉल एज ओपीसी, दैट इज वन पर्सन कंपनी, जहां एक ही इंसान जो है वो मेंबर है। जैसे उसके अंदर 2 and 7 है तो उसके अंदर, और उसमें उसका नाम क्या 3 and N नंबर है, इसमें एक ही इंसान होता है। और उसके कुछ क्लॉज भी है कि हाउ वी कैन फॉर्म, व्हाट शुड बी द टर्नओवर, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना रहना चाहिए, ये सारा जो है दैट फॉर्म्स, दिस इज ओपीसी व्हिच आई सेड। एंड दिस हैज बीन ओनली इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द कंपनीज एक्ट 2013। उससे पहले दिस वाज नॉट एग्जिस्टिंग बट इट वाज लेटर ऑन। सो दिस इज हाउ वी go for the formation of company. In our next session, we would be starting the same concepts along with NCERT. One by one we would be doing. As I have already told you class 11 that ये वाला जो chapter है, it is the subsidiary to second chapter and this chapter will be taken with second only as per CBSE. So we will be doing it along with that. So be prepared for that, right?